हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कामाक्षी अप्सरा के ऊपर एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी सारी कहानियाँ पहुँचती रहें। अब ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। सबसे पहले जानते हैं अप्सराओं के बारे में, कहाँ पर उनका वर्णन मिलता है। हिंदू ग्रंथों जैसे अगम शास्त्र में अप्सरा का भिन्न भिन्न जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि अप्सरा देवलोक की नृत्यांगना है और ये देखने में बेहद ही सुंदर और इतनी आकर्षक होती हैं जिसे देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। इन्हीं अप्सराओं ने कई ऋषि मुनि की बड़ी से बड़ी तपस्या को भंग किया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति में संपन्न माना जाता है। साथ ही तंत्र के अंदर भी अप्सराओं का वर्णन किया गया है तथा इन्हें सिद्ध करने के कई अलग अलग प्रयोग हैं और कई तरह की साधना भी है। तो क्या सच में हम किसी अप्सरा की साधना करके उसे सिद्ध कर सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की ये कहानी है अप्सरा साधना के ऊपर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अजीत बहुत ही गरीब परिवार से था। उम्र तो बहुत ही कच्ची थी, पर फिर भी वो एक छोटी सी बुक शॉप में काम करता था। उसकी उम्र के बच्चे इस उम्र में मौज की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अजीत चाह कर भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता था। अजीत के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी। बचपन में ही अजीत के माँ बाप गुजर चुके थे। बस एक दादी ही थी जिसने अजीत को रूखा सूखा खिलाकर बड़ा किया। अजीत जिस शॉप पर काम करता था वो बहुत ही छोटी दुकान थी। उसका मालिक महीने के कम पैसे दिया करता था, जिस कारण उसका काम करने को मन नहीं करता था। अजीत के मालिक के टोकने पर थोड़ा बहुत काम कर दिया करता वो अजीत को कभी कभी दुकान की देख रेख करनी पड़ जाती थी। जैसे अजीत को किताब पढ़ने का बहुत शौक था, पर शॉप का मालिक उसे पढ़ने नहीं देता था। शॉप पर काफ़ी तरह की किताबें थी, जिसमें कुछ धार्मिक किताबें थी और कुछ मोटिवेशन की किताब थी और कुछ तंत्र मंत्र और साधनाओं की किताबें भी रखी रहती थी। अजीत को तंत्र मंत्र और साधना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अजीत की नज़र एक किताब पर अटक चुकी थी। किताब का नाम था अप्सरा साधना, पर अजीत को तो कवर बेहद पसंद आया था, क्योंकि कवर पर बनी अप्सरा का चित्र बेहद ही मन भाने वाला था। अजीत जब भी शॉप में किताबों पर जमी धूल को साफ करता, उस बहाने से उस किताब को देखने लगता। जैसे ही दुकान के मालिक की नज़र अजीत पर पड़ती, उसे डांट कर किताब रखवा देता। अजीत कई सारे मौके खोज रहा था जिससे वो एक बार किताब के अंदर पढ़कर देख सके कि उसके अंदर क्या लिखा है। वहीं एक दिन ये मौका आ ही गया। शॉप का मालिक अजीत के ऊपर दुकान छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। अजीत ने मौका देखते ही वो किताब पढ़ने के लिए निकाल ली। अजीत किताब को लेकर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही अजीत ने किताब का पन्ना खोला ही था, उतने में अजीत के कानों में शॉप के मालिक के खांसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शॉप का मालिक धर्मेंद्र शॉप के अंदर आते हुए बोला, अजीत, मैंने तुझे कई बार कहा है सुबह दुकान खुलते वक्त साफ़ सफाई कर दिया कर, पर तू सुनता ही नहीं। अजीत ने जल्दी से किताब को वहीं छुपा दिया और हाथ से डस्टर लेकर धर्मेंद्र की तरफ आते हुए बोला, अंकल, मैं अभी साफ़ ही कर रहा था। अजीत ने झूठ कह दिया, जिससे धर्मेंद्र को उस पर शक ना हो। वहीं रात के वक्त दुकान बंद करते समय बड़े ही चालाकी से अजीत ने वो अप्सरा की किताब निकाल ली। इसके बाद अजीत घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में चला गया
अजीत की दादी अजीत को पुकारते हुए बोली, अजीत, खाना तो खा ले, उसके बाद सो जाना। अजीत ने कमरे के अंदर से आवाज़ दी, आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। अजीत ने तुरंत ही वो किताब निकाली और उसे पढ़ने के लिए पहला पन्ना खोला, जिस पर लिखा हुआ था अप्सरा साधना क्या है और अप्सरा साधना के कई सारे फायदे लिखे हुए थे। अजीत ने किताब में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा। आगम शास्त्रों में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना का प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवी देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज व सरल होती है। अप्सरा साधना संपन्न करने में अत्यंत कम समय लगता है। इससे अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्यक्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द, यौवन आदि के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्वानंद और परिपूर्णता से भर देते हैं। यही कारण है कि अत्यंत कम समय में ही उत्तम आकर्षक व्यक्तित्व की सहजता प्रदान करने वाली अप्सराओं की साधना सामान्य गृहस्थ जन भौतिक जीवन की तृप्ति हेतु आदिकाल से ही करते आए हैं। अप्सरा कितने प्रकार की होती है? अजीत के सामने किताब में कई सारी अप्सरा के नाम लिखे थे। पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, कामाक्षी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा, ये सब दैविक अप्सरा है। अजीत के सामने किताब में हर अप्सरा के अलग अलग मंत्र और उनकी विधि लिखी हुई थी। अजीत को कई सारी अप्सराओं में से कामाक्षी अप्सरा साधना काफ़ी पसंद आई। हम कामाक्षी अप्सरा की बात करें तो ये अप्सरा कामदेव की अप्सरा है। ये अप्सरा काम वासना की अप्सरा है। ये साधना केवल एक रात की थी। एक रात में इसकी सिद्धि हो जाती है। ये साधक इसकी साधना करके भोग प्राप्त कर सकता है और इसकी साधना करने से साधक के अंदर आकर्षक शक्ति प्राप्त होती है और साधक काफ़ी ज़्यादा आकर्षक दिखने लगता है। साधक की आवाज़ काफ़ी मधुर हो जाती है। साथ ही साधक के शरीर में कामुक और वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। इतने सारे फायदे देखकर अजीत के मन में इसी साधना को करने की इच्छा हुई। किताब में मंत्र और पूजा विधि भी लिखी हुई थी। खैर, काफ़ी रात होने के कारण अजीत किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गया। अगले दिन अजीत शाम होने से पहले ही बुक शॉप का काम खत्म करके आ गया। अप्सरा साधना करने के लिए रात के 9 बजते ही अजीत ने स्नान कर लिया। उसके बाद अपने कमरे को काफ़ी अच्छे से सजा रखा था। कमरे में फूल और इत्र की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अजीत ने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वक्त जैसे ही 11 बजे का हुआ, उतने में अजीत अपने सामने कामाक्षी अप्सरा यंत्र लेकर ज़मीन पर नग्न अवस्था में बैठ गया। अजीत ने यंत्र के पास थोड़े से फूल चढ़ाए और एक खुशबू वाली अगरबत्ती जला दी। अजीत के हाथ में एक माला थी। अजीत ने खुद से कहा, अप्सरा साधना का मुहूर्त शुरू हो चुका है, मुझे साधना शुरू करनी चाहिए। इसके बाद अजीत ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी और यंत्र के पास एक दिया जला दिया। अजीत ने कामाक्षी अप्सरा के मंत्र का जाप शुरू किया। इस मंत्र का जाप पूरे 31 बार करना था, जिसके बाद अजीत के सामने अप्सरा पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाती। अजीत के हाथों में स्फटिक की माला थी, जिसे हाथ में लेकर जाप करने लगा। अजीत ने जैसे ही 10 बार माला का जाप किया, उसे काफ़ी हल्की और धीमी खुशबू आने लगी, जो इत्र और अगरबत्ती से काफ़ी अलग थी। अजीत ने जाप को आगे जारी रखा। हर थोड़े देर में उसे अलग अलग प्रकार की खुशबू आने लगती। अजीत को पूरी तरह एहसास हो रहा था जैसे उसकी साधना जल्दी ही सिद्ध होने वाली है। 20 माला जाप पूरे होते ही अजीत को कोई और आसपास किसी और के होने का एहसास होने लगा। वहीं दूसरे पल अचानक से अजीत के कान के पास चूड़ी खनकने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल को अजीत तो अपनी आंखें खोलने को हो चुका था, पर उसकी आंखें खुलती तो साधना टूट जाती। अजीत खुद पर काबू रखते हुए आगे जाप करता गया। अब उसके कानों में किसी की पतली और प्यारी आवाज़ में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। 25 माला पूर्ण होते ही अजीत को ऐसा एहसास होने लगा
जैसे कोई स्त्री उसके पास मौजूद हो और वो उसके बदन को स्पर्श कर रही हो। कभी कभार ऐसा लगता जैसे कोई उसके गुप्तांगों को स्पर्श कर रहा हो। दूसरे ही पल अचानक से किसी स्त्री का हाथ पीठ पर महसूस हुआ। साथ ही उसकी गर्म गर्म सांसें अजीत के कंधों पर महसूस हो रही थी। अब तक अजीत की साधना पूरी ही होने वाली थी। जैसे ही अजीत ने साधना पूरी करके अपनी आंखें खोली तो एकदम से हैरान हो गया। अजीत के सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी। उसके बदन पर कपड़ों से ज़्यादा गहने लदे हुए थे। उस स्त्री के बदन को देखकर ही अजीत के मन में काम वासना जागने लगी। लेकिन अजीत ज़मीन पर बैठा हुआ ही था, उसके बदन को निहार रहा था। उस स्त्री के शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे कोई उससे नज़रें हटाना भी चाहे तो चाहकर भी हटा ना पाए। उतने में खड़े खड़े स्त्री ने काफ़ी मधुर वाणी में कहा, तुम्हारी साधना ने मुझे सिद्ध कर लिया। बताओ मुझे तुम किस रूप में चाहते हो। इतने में अजीत के दिमाग में किताब का पन्ना तुरंत याद आया। अजीत ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, उस किताब में लिखा था अगर कामाक्षी अप्सरा की माता या बहन के रूप में सिद्ध किया तो क्रोधित हो जाएगी, साथ ही साधक को नपुंसक होने का श्राप दे देती है। इसलिए मुझे प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहिए, यही सही रहेगा। अगले पल अजीत ने अप्सरा का बदन ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। इस पर अप्सरा ने हामी भर दी। अजीत ने पास में पड़ी माला को उठाकर उस कामाक्षी अप्सरा के गले में डाल दी। उसके बाद अप्सरा ने भी एक माला अजीत के गले में डाल दी। अब कामाक्षी अजीत की प्रेमिका बन चुकी थी। अजीत के अंदर की काम वासना हावी होने लगी। कामाक्षी अप्सरा ने पहले ही अपने बदन से सारे गहने उतार कर रख दिए। हल्की रोशनी में कामाक्षी अप्सरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं कामाक्षी अप्सरा पूरी रात अपने साधक के साथ संभोग करने के बाद वहाँ से चली गई। अजीत वहीं ज़मीन पर गहरी नींद में सो गया था। सुबह अजीत ने खुद को नग्न अवस्था में पाया और ये देखकर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। तभी अजीत की नज़र पास में पड़ी तो वह एकदम से शॉक्ड रह गया। अजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसी कामाक्षी अप्सरा के गहने पड़े हुए थे। अजीत ने जल्दी से उन गहनों को उठाकर देखा तो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहे थे और खूब चमक रहे थे। अजीत ने हैरानी के साथ खुद से सवाल करते हुए कहा, कामाक्षी अपने गहने छोड़कर क्यों चली गई? क्या संभोग के बाद अपने साधक को धन भी देती है? ये सब सवाल अजीत के मन में चल रहे थे, पर अजीत के अंदर उस सोने को लेकर लालच जाग चुका था। अगर अजीत उन गहनों को बेच दे तो इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा और उसे बुक शॉप पर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। कई सारी बातें अजीत के दिमाग में घूम रही थी। आखिर अजीत ने फैसला कर ही लिया कि वो इन गहनों को बेच देगा। अजीत ने खुद से कहा, मैंने ये कहीं सुना था कि अप्सरा अपने साधक को धन देती है, इसलिए इन गहनों पर मेरा हक है, पर मुझे इतनी जल्दी नहीं बेचना चाहिए। वहीं रात के वक्त अजीत के बुलाने पर कामाक्षी अप्सरा फिर प्रकट हुई। कामाक्षी को देखकर अजीत अपना सवाल भूल गया, उसके साथ संभोग में लग गया। कामाक्षी आज भी अपने बदन पर गहने पहनकर आई थी। फिर से अजीत के साथ संभोग करके कामाक्षी फिर गायब हो गई। वहीं अजीत देखने में पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। कोई भी अजीत को देखता तो उसे देखते ही रह जाता। साथ उसके पास आकर्षण की शक्ति भी आ चुकी थी। 20 की उम्र में अप्सरा सिद्धि से और यौवन पा चुका था। वहीं कामाक्षी अप्सरा जब भी आती उसके साथ संभोग करके जाती। अजीत के पास काफ़ी गहने इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन अजीत ने उन गहनों को बेच ही दिया। उन गहनों को बेचने के बाद अजीत के पास काफ़ी सारा पैसा आया। देखते ही देखते अजीत की फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगी थी। पर अजीत के बुलाने पर कामाक्षी अप्सरा उसके पास नहीं आ रही थी। अजीत मंत्र जप करता पर अप्सरा प्रकट नहीं होती। अजीत खुद से सोचता हुआ बोला, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अप्सरा मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आ रही? वहीं एक रात अजीत अपने कमरे में सोया हुआ था। गहरी नींद में उसे किसी औरत की गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई देती, पर उसने सपना समझकर भुला दिया। कभी कभी उसे सपने में एक भयानक स्त्री का दर्शन होता जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई
बेहद भयानक और कुरूप स्त्री उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। अजीत ने कहा, मुझे सपने में बार बार वो भयानक औरत क्यों दिखाई देती है? आखिर कौन है वो? वहीं अजीत को कामाक्षी अप्सरा की बहुत याद आ रही थी। एक दिन उसने अपने कमरे को काफ़ी सुगंधित किया और वापस से कामाक्षी अप्सरा को साधना करने के लिए शुरू किया, पर साधना के वक्त ही वो दिया बुझ गया और स्फटिक की माला टूट गई और बीच में ही साधना में खंडन पड़ चुका था। अजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्यों हो रहा था। वहीं अजीत ने फिर से साधना करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उतने में किसी की गुर्राहट की आवाज़ फिर से सुनाई दी। रुक जा, तेरी साधना कभी सफल नहीं होने वाली। जैसे अजीत ने अपनी आंखें खोली तो एकदम से हैरान हो गया। अजीत के सामने हल्के अंधेरे में एक औरत का भयानक चेहरा उभरा हुआ था। अजीत इतना डर चुका था कि वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकलकर भाग गया। वहीं धीरे धीरे कुछ दिन में अजीत की दादी की तबीयत खराब होने लगी। अजीत का इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया था। अब हर तरफ से उसे पैसों का काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा था। किसी न किसी बहाने से पैसे खर्च हो ही जाते। अजीत को तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था ये सब। वहीं रात के वक्त भी हर रोज़ उसे वही भयानक सी दिखने वाली औरत परेशान कर रही थी। कभी कभी तो सपने में ही अजीत का दम घुटने लगता। एक दिन अजीत अकेला बैठा हुआ खुद से बड़बड़ाते हुए मन में बोला, मुझे इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए जो अप्सरा साधना के बारे में पूरी तरह जानता हो। अजीत के काफ़ी ज़्यादा खोजने पर एक औरत मिल ही गई जिसे अप्सरा साधना का काफ़ी ज्ञान था। उसे तंत्र मंत्र की पूरी जानकारी थी। असल में वो एक साधिका थी। अजीत उस साधिका से बात करने उसके घर गया। अजीत की बात सुनने के बाद साधिका बोली, कामाक्षी अप्सरा तो बहुत ही सौम्य अप्सरा होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने साधक के बुलाने पर तुरंत चली आती है। अजीत चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी साधिका ने आगे कहा, इसका पता लगाने के लिए हमें छोटी सी क्रिया करनी होगी। अजीत ने तुरंत चौंकते हुए कहा, कैसी क्रिया? साधिका ने कोई जवाब नहीं दिया और अजीत को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। उस कमरे में पहले से ही अंधेरा था, केवल 0 वोल्ट का बटन जल रहा था। राधिका ने कमरे में कई अलग अलग तंत्र और यंत्र की चीज़ें रखी हुई थी। अजीत अपनी नज़रें चारों तरफ फेर कर देखने की कोशिश कर रहा था। वहीं साधिका ने जल्दी से दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा दिया और एक यंत्र लेकर आ गई। अजीत के देखते ही वो तुरंत उसे समझ गया कि वो कामाक्षी अप्सरा का यंत्र है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। वहीं अजीत को मंत्र जप करने की सलाह दी। अजीत तुरंत कामाक्षी अप्सरा का मंत्र जपने लगा, पर कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इस पर साधिका ने एक धुएं वाला धूप जला दिया, जिससे काफ़ी सारा धुआं इकट्ठा होने लगा। अचानक से धुएं के बीच में एक अजीब सा आकार उभरने लगा। अजीत ने देखा तो उसे सपने में दिखने वाला भयानक चेहरा नजर आने लगा, जिसे देखकर अजीत के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मंत्र जाप करते वक्त उसके होंठ थरथरा रहे थे। अचानक उसी औरत की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद तुरंत ही कमरे के अंदर तेज़ हवा चलने लगी। देखते ही देखते हवा कब तूफान में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। कमरे में सारी चीज़ें हवा में इधर से उधर लहराने लगी। भारी भारी चीज़ें अजीत के शरीर के आसपास गिरने लगी। कई सामान तो सीधा अजीत के माथे से टकराकर उसे घायल कर रहे थे। अजीत के माथे से खून रिसने लगा था। वहीं साधिका भी घायल हो चुकी थी। साधिका को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर अप्सरा के आवाहन पर ऐसा क्यों हो रहा है। अजीत की हालत काफ़ी गंभीर हो गई। वो वहीं पर बेहोश हो गया। अजीत के बेहोश होते ही थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। साधिका का कमरा पूरी तरह से बर्बाद होकर कबाड़ा हो चुका था। अब तक वो भयानक दिखने वाली औरत भी गायब हो चुकी थी। साधिका को भी काफ़ी चोट आई थी, पर जैसे तैसे खुद को संभाला उसने और उठकर अजीत के पास गई। उसने बेहोश पड़े अजीत को काफ़ी उठाया, तब जाकर उसे होश आया। दोनों जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गए। अजीत का मुंह बुरी तरह से सूजा हुआ दिख रहा था। वहीं खाट पर बैठी साधिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरे पल साधिका ने सवाल करते हुए अजीत से पूछा, तुमने कुछ ऐसा किया था क्या
जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। साधिका की बात पर अजीत ने सोचते हुए कहा, कामाक्षी अप्सरा जब भी आती थी मुझे अपने गहने वहाँ छोड़कर जाती थी। फिर मैंने जब उन गहनों को बेचा तो काफ़ी सारे पैसे मिले और मेरे घर की हालत सुधरने लगी। अजीत की बात पर साधिका ने हैरानी से कहा, क्या? तुमने ये क्या किया? उन गहनों को जल्द से जल्द खोज कर तुम्हें कामाक्षी को देना होगा, वरना। साधिका की बात पर अजीत तुरंत पलटकर बोला, वरना वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। हाँ, एक अप्सरा सौम्य के साथ साथ काफ़ी खतरनाक भी होती है। वो साधक को आबाद के साथ साथ बर्बाद भी कर सकती है, साधिका ने अजीत से कहा। इस पर अजीत ने तुरंत पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे सब ठीक हो सके? साधिका ने फटाक से जवाब दिया, तुम्हें वो सोने वाले गहने अप्सरा को वापस करने होंगे, तभी वो शांत होगी, वरना तुम नहीं बचने वाले। साधिका की बात सुनकर अजीत ने तुरंत घर की तरफ निकल पड़ा। अजीत के पास वापस के लिए कोई रास्ता नहीं था। जितनी कीमत पर उसने बेचे थे उसका आधा हिस्सा भी उसके पास नहीं था। अजीत पूरी तरह कंगाली के रास्ते पर आ गया था, पर केवल घर ही था जो उसके पास बचा हुआ था। वहीं अजीत का सुंदर रूप भी ढलने लगा था। उसका सुंदर चेहरा किसी बूढ़े इंसान जैसा दिख रहा था। उसका पूरा यौवन खत्म हो चुका था। कोई भी लड़की अजीत को देखना भी नहीं चाहती थी। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। 20 साल का अजीत 85 साल का बूढ़ा बन चुका था। कामाक्षी अप्सरा ने उससे अपना यौवन छीन लिया था। अजीत दुखी मन से खुद से बोला, चाहे जैसा भी हो मुझे इन गहनों को वापस लेकर आना ही होगा, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। वहीं दिन पे दिन उसकी दादी की तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। जैसे ही अजीत कहीं से पैसों का जुगाड़ करता, वैसे ही दादी काफ़ी बीमार पड़ जाती। अजीत उन पैसों को दादी के इलाज में लगाता। वो पूरी तरह से निराश हो गया था। अजीत ने गिड़गिड़ाते हुए मन में कहा, मुझे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अजीत खुद के ऊपर ही पछता रहा था। वहीं अजीत को याद आया कि उसके पास अपने पूर्वजों की ज़मीन है जो काफ़ी समय से ऐसी ही पड़ी हुई है। अगर वो ज़मीन अच्छी कीमत पर बिक जाएगी तो वो उन पैसों से गहने वापस ले आएगा। अगर वो ज़मीन अच्छी कीमत पर बिकी तो। उसके बाद अजीत ने कई लोगों से बात की, पर जल्दी कोई उस ज़मीन को ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे काफ़ी कम दाम बताकर भगा दे रहा था। काफ़ी खोजने के बाद उसे एक आदमी मिल ही गया जो अजीत के मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हो गया। अजीत ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और उन पैसों को लेकर जब दुकान पर गया तो पता चला कि किसी ने उस गहने को पहले ही खरीद लिया था। ये जानकर अजीत के तो प्राण ही सूख गए। एक तो ज़मीन बिक गई, ऊपर से उसका यौवन चला गया और उसे कुछ मिला भी नहीं। अजीत ने उस दुकान वाले से पूछा, किसने लिए हैं वो गहने? क्या मुझे बता सकते हो वो गहने किसने लिए हैं? अजीत के सवाल पर दुकान वाले ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, हम कस्टमर की खास जानकारी किसी को नहीं देते। अजीत के काफ़ी गिड़गिड़ाने पर उस दुकान वाले ने उस शख्स का पता दिया। अजीत ने बिना किसी सोच विचार के ही उसी एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। जैसे उस जगह पर पहुंचा तो काफ़ी हैरान हो गया। सामने एक बहुत बड़ा सा घर था। आसपास एक भी घर दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। ऊपर से वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना और खंडहर लग रहा था। अजीत ने खुद से सवाल करते हुए कहा, आखिर इस बंद पड़े घर में कौन रहता होगा? अजीत को कुछ नहीं सूझ रहा था। अजीत ने सोचा, अब यहाँ आया हूँ तो एक बार अंदर देख लेना चाहिए। जैसे ही अजीत अंदर गया तो अंदर भी पूरा खंडहर पड़ा हुआ था। धूल की मोटी परत जम चुकी थी। अजीत आसपास नज़रें फेर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बड़े से बक्से के ऊपर पड़ी। वो बक्सा बार बार अजीत की नज़रें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अजीत जैसे ही उस बक्से के पास गया, उस बक्से में कोई ताला नहीं लगा हुआ था। अजीत ने जल्दी से उस बक्से को खोल दिया। जैसे ही वो बक्सा खुला, अजीत की आंखें पूरी फटी की फटी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अजीत के सामने उस बक्से के अंदर वही कामाक्षी अप्सरा के गहने रखे हुए थे। ये देखकर अजीत हैरानी से इधर उधर देख रहा था।
पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। अचानक से अजीत के कान में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मेरे गहने लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अजीत ने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने सपने में दिखने वाली वही भयानक औरत खड़ी हुई थी। अजीत के हाथ पैर कांपने लगे, पर उसने हिम्मत करके जल्दी से बक्से में पड़े गहने निकाल कर सामने रख दिए। वहीं अजीत ने देखा कि वह भयानक सी औरत का शरीर तेज़ी से बदलने लगा। कुछ ही देर में वो एक सुंदर और आकर्षक दिखने लगी। अजीत ने थरथराते हुए होठों से कहा, कामाक्षी अप्सरा, आखिर तुम मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आ रही थी? इस पर उस अप्सरा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुम भले ही मेरे साधक थे, पर तुमने मुझे बिना पूछे मेरे कीमती गहनों को बेच दिया, जिस कारण मेरा कोप तुम्हारे ऊपर था। अजीत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, साथ ही उसे दंड भी मिल चुका था। इसके बाद अजीत ने कामाक्षी अप्सरा से माफ़ी मांगी, जिसके बाद उससे खोया हुआ यौवन वापस पा लिया। इसके बाद कामाक्षी अप्सरा वहाँ से गायब हो गई। वहीं अजीत को काफ़ी अच्छा सबक मिल चुका था। उसके बाद अजीत घर चला गया। अजीत वापस से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा। वो आज भी उसी दुकान पर काम करता है, पर अजीत के दिमाग से अभी भी अप्सरा का भूत नहीं उतरा था। वो फिर से कभी कभी दुकान से साधना की बुक चुरा कर ले आता। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।